आपका नाम तो बड़ा प्यारा है, युग विजय। जी सर, थैंक यू सर। तो युग विजय का एक प्रॉपर मीनिंग क्या है? सर, युग पर विजय पाने वाला। युग पर विजय पाने वाला। तो कौन कौन से युग गुजर गए हैं और कौन सा युग अभी चल रहा है? सर, हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग हैं अपने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 3 युग गुजर चुके हैं, चौथा चल रहा है, कलयुग चल रहा है अभी। कलयुग चल रहा है। जी। तो आपने सतयुग के बारे में भी सुना होगा, द्वापर त्रेता के बारे में। जी आप किस युग से बहुत सेटिस्फाई हैं? सर, अब हर एक युग की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। समय के साथ दुनिया बदलती रहती है। संतुष्ट होने जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि सर ठीक है ना? ठीक। तो सभी युगों के बारे में यदि मैं बोलूं आपसे कि जैसे भगवान राम का बड़ा योगदान है, राम राज्य, तब वो अपनी जी। गवर्नेंस के लिए भी जाने जाते हैं। जी सर। आपको एक अवसर मिले कि आपको राम राज्य में सेवाएं देने में बड़ी खुशी होगी कि कलयुग में ज़्यादा सेवाएं देने में ज़्यादा खुशी होगी? सर, राम राज्य तो पहले से ही राम राज्य है। आज के समय में ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, अधिकारियों की, लोगों को सेवा की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं तो कलयुग में ही, वर्तमान युग में ही अपनी सेवाएं देना पसंद करूँगा। आप सागर से हैं जी। और बुंदेलखंड संस्कृति का एक केंद्र बिंदु के रूप में सागर है। जी सर। सागर का एक संक्षिप्त परिचय। सर, जो सागर शहर की जो स्थापना हुई है सन 1660 में गोंड राजा के द्वारा की गई थी। उस समय उन्होंने एक किला बनवाया था और उसके नीचे एक गांव स्थापित किया था जिसका नाम था परकोटा। और ये सागर शहर सन 1660 से शुरुआत हुई थी। उसके बाद फिर समय गुजरता गया, मराठा शासकों का शासन आया। उसके बाद सन 1857 की क्रांति हुई वहाँ पर, और अंग्रेज़ों का शासन आया। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान रहा है सागर शहर का। सागर में कोई इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है क्या, औद्योगिक क्षेत्र? सिद्धगुआ औद्योगिक क्षेत्र सर। हाँ, स्टील वगैरह के लिए जाना जाता है। जी सर, ज़्यादा विकसित तो नहीं हुआ है अभी, बस नाम के लिए ही औद्योगिक क्षेत्र है, ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ नहीं है। फिर वहाँ एक विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। जी सर। केंद्रीय विश्वविद्यालय के क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पर दर्जा दिया जाता है? सॉरी सर, कोई नॉलेज नहीं मुझे। आप सागर के ही पड़ोसी जिले में जॉब कर रहे हैं, जी आपके सर। नरसिंहपुर। जी सर। वो भी बुंदेलखंड संस्कृति। जी सर। तो आपको कुछ अंतर दिखता है या लगभग एक सा ही है सागर और नरसिंहपुर का परिवेश? सर, कृषि के मामले में बहुत डिफरेंस है। कृषि में सागर में क्या है कि पानी की कमी होने के कारण उतनी फसलें नहीं हो पाती हैं, जो कि मैंने यहाँ आकर महसूस किया है कि एक एक किसान 4-4 फसलें भी लेता है एक वर्ष में। और मिट्टी तो हालांकि दोनों जगह उपजाऊ ही है, काली मिट्टी है ऑलमोस्ट, लेकिन क्या है कि यहाँ नर्मदा घाटी की वजह से और जो सिंचाई परियोजनाएं डेवलप हुई हैं, इसलिए नरसिंहपुर में कृषि का विकास बहुत अच्छा हुआ है। 1990 एक बड़ा परिवर्तन का दौर भी रहा है अंतर्राष्ट्रीय पर, और इसी क्रम पर 91 में भारत पर भी जी सर। कि हम देखते जर्मनी का यूनिटी मिशन हो रहा है, और इसी क्रम पर 90-91 भारत में भी परिवर्तन हो रहा है। 1991 में तो काफ़ी छोटे रहे होंगे आप। जी सर। लेकिन क्या परिवर्तन देखते हैं कि हमारा जो नई औद्योगिक नीति आई, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद भारत में कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है? जी सर। सर, क्या है 1991 में क्या जब वॉर हुआ था, गल्फ़ वॉर हुआ था, उसकी वजह से पेट्रोलियम की प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, और इस वजह से अपनी जो बैलेंस ऑफ अपनी जो आर्थिक स्थिति थी भारत की, बहुत सुदृढ़ नहीं थी। इस वजह से हमें अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा, और 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया गया, जो कि दौर आज भी चालू है। पहले सब मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ में लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि आज बहुत हद तक कम कर दिया गया है। कुछ ही क्षेत्र हैं जिसमें आज भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, बाकी सभी क्षेत्रों को प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए ओपन कर दिया गया है। इसको ग्राउंड लेवल में क्या परिवर्तन देखते हैं आप? यदि आपकी कभी दादाजी और घर में परिवार में चर्चा होती है कि 91 के पहले का भारत कैसा था और अभी कैसा है, ऐसा कुछ
चर्चाएं होती हैं कि पहले ऐसा था आज ऐसा है, गांव लेवल पर की पहले लाइट नहीं थी आज लाइट है, सड़क हो गई है, कि ये पहले से भी था ऐसा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हुआ है सर, जैसे जैसे कैपिटल आना शुरू हुई है, इन्वेस्टमेंट हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो आप युग विजय से हैं, तो युग विजय मतलब युग बदलते हुए देखेंगे आप कि भारत भी एक विकासशील देश से विकसित देश की तरफ जा रहा है जी सर। है ना? तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत विकसित देशों में गिना जाता है। वर्तमान में सर हम आईटी सेक्टर में कह सकते हैं, आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है हमारे यहाँ, और उसके अलावा स्पेस इंडस्ट्रीज़ में भी हमारी अच्छी कमांड हुई है। इसरो के द्वारा बहुत अच्छा योगदान दिया गया है इस फील्ड में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इस प्रोफेशन पर को अपना लक्ष्य बना लिया कि भाई मुझे सिविल सर्विस पर या कॉम्पिटिशन की तरफ जाना है जी। इसके अलावा भी कुछ और विचार मन में आता है कि और भी कहीं आप अवसर की तलाश करते हैं? नहीं सर, अब तो मैं इस फील्ड में आ गया हूँ तो इसी में आगे बढ़ना चाहूँगा। इसी पे जी, मतलब कि इसी में आगे जाना चाहता हूँ। मतलब किसी पे आप डिप्टी कलेक्टर पोस्ट पे जाना चाहते हैं? जी सर। तो आपको क्या अंतर नजर आता है नायब तहसीलदार, तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर के कार्यों में कितना अंतर है? सर, नायब तहसीलदार और तहसीलदार कार्यों के मामले में लगभग सेम होते हैं। बस एक फाइनेंशियल पावर का डिफरेंस रहता है, तहसीलदार के पास फाइनेंशियल पावर होती है और वो तहसील कार्यालय का हेड होता है जिसके अंडर में नायब तहसीलदार कार्य करते हैं। तहसीलदार की मदद के लिए ही नायब तहसीलदारों की नियुक्ति की गई है। नायब तहसीलदारों का क्षेत्र छोटा होता है, नायब तहसीलदार को संपूर्ण तहसील पर कवर करना पड़ता है। और जो एसडीएम की पोस्टिंग डायरेक्ट हो जाती है, तो एसडीएम जो है डिप्टी कलेक्टर के बाद पोस्टिंग लेकर एसडीएम बन जाता है जी, डायरेक्ट तहसीलदार की पोस्टिंग क्यों नहीं होती, डायरेक्ट तहसीलदार की भर्ती क्यों नहीं होती? तो उससे बड़ा पद डायरेक्ट आ सकता है, इवन कलेक्टर डायरेक्ट आ जाते हैं लगभग। जी जी जी, तहसीलदार डायरेक्ट भर्ती क्यों नहीं होती? सॉरी सर। एक अनुभवी व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ जो लंबे समय से सेवा में है। जी सर। मैं जानना चाहूँगा कि MPLRC क्या है? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में पहली बार आई थी। इसकी धारा 52 क्या कहती है? धारा 52, सॉरी सर, कुर्की का उल्लेख कहाँ पर है? सॉरी सर। वारंट का उल्लेख कहाँ पर है? वारंट का उल्लेख सर MPLRC में नहीं मिलेगा आपको, इसके विविध नियमों में मिलेगा। किस सप्लीमेंट्री बॉडी का हेल्प लिया जाता है किताब का उसके लिए? MPLRC, CPC। वेरी गुड, गुड ऑफ। एक अनुभवी व्यक्ति हैं आप, तो प्रशासन में लंबे समय से जुड़े हुए हैं। प्रतिनियुक्ति क्या होती है? प्रतिनियुक्ति सर जब हम अपने मूल विभाग को छोड़कर किसी अन्य विभाग में जाना चाहते हैं, जाते हैं है ना? तो उसे प्रतिनियुक्ति का। आप किसी और विभाग में जाना चाहते हैं? प्रतिनियुक्ति में अगर आपको अवसर मिले तो किस विभाग में जाना चाहेंगे? सर मैं राजस्व में ही आगे बढ़ना चाहूँगा। राजस्व में ही आगे बढ़ना चाहिए। आप, मैं देख पा रहा हूँ आपको कि आप फार्मेसी में भी कुछ आपने पाठ्यक्रम किया हुआ है और स्नातक भी किया, उसमें आपने PG भी किया हुआ है। तो हमारे यहाँ बड़े एक गंभीर विषय है जी। मैं बात करूँ जेनेरिक मेडिसिन की, तो क्या होती है जेनेरिक मेडिसिन? सर एक होती है ब्रांडेड मेडिसिन और एक होती है जेनेरिक मेडिसिन। जब कोई कंपनी किसी नई दवाई का आविष्कार करती है, उसे पहली बार मार्केट में लॉन्च करती है, तो उसके पास एक तरीके से मोनोपोली होती है क्योंकि उसे पेटेंट दिया जाता है अगले 20 सालों के लिए। ठीक है। जो ब्रांडेड ड्रग होती है, इसे ब्रांडेड ड्रग कहते हैं। इसके बाद जब वो 20 साल का पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर अन्य कंपनियों को भी अवसर दिया जाता है ताकि युग विजय उस दवाई पे पेटेंट होता है कि उसके फॉर्मूला पे पेटेंट होता है? सर प्रोडक्ट अपने यहाँ प्रोसेस का पेटेंट नहीं है। अच्छा, इंडिया में फॉर्मूला का है? हाँ, प्रोडक्ट का पेटेंट होता है अपने। हाँ जी। तो ये बताइए मुझे, जो आप दवाई बनाते हैं उसमें एक सॉल्ट शब्द उपयोग किया जाता है, उस सॉल्ट का लिटिल मीनिंग क्या है यहाँ पर? API, हाँ जी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। वेरी गुड, गुड एफर्ट। हमारे मध्य प्रदेश में कुछ उद्योगों को बताओ जिस काम पे काम कर रहे हैं, फार्मेसी वाले काम कर रहे हैं, उद्योग हमारे यहाँ है फार्मेसी उद्योग? हाँ सर। कहाँ पर है? पीथमपुर। हाँ जी। देवास में भी है। हाँ जी। और भोपाल में भी है, मंडीदीप क्षेत्र में है। WHO ये कहता है कि हम बहुत बड़े हिस्सा जो है जेनेरिक मेडिसिन का निर्यात कर देते हैं, कहाँ तक सही मानते हैं इसे? सर मैं समझ नहीं पाया सवाल। मैं ये कह रहा हूँ कि WHO ये
सर्वे के तहत ये बताता है कि हम बहुत सारे जो जेनरिक मेडिसिन है जो भारत में है उसे हम अपने यहाँ उपयोग ना करके विदेशों में भेज देते हैं, और जबकि हमारे स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें बहुत पुअर है। जीडीपी में अभी उसे 1.5 और बढ़ाने की बात चल रही है। सर मेरा ऐसा मानना है कि इससे अन्य क्षेत्रों को भी बहुत फ़ायदा होता है। अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हमसे भी ज़्यादा पुअर कंडीशन में है, या फिर साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, यहाँ भी दवाइयों की ज़रूरत है, तो एक्सपोर्ट करना मेरे हिसाब से तो सही है। बहुत बढ़िया। पाक कला में आप पारंगत हैं, आपने लिखा है। सर पारंगत नहीं है, ठीक है, अच्छा। लेकिन मैं ये करता हूँ सर। कोई बात नहीं जी तो विजय, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि जितने भी मास्टर शेफ हैं या बहुत अच्छी पाकशाला में जो पारंगत हैं वो केवल पुरुष ही हैं, ऐसा क्यों? सर क्या है कि जब महिलाएं होती हैं, महिलाएं कुकिंग को एज अ प्रोफेशन नहीं लेती, वो उसे उससे पैसा कमाना नहीं चाहती हैं। जब पुरुष आता है तो पुरुष उसको एज अ प्रोफेशन लेता है, इसलिए मोस्टली हम जब भी सुनते हैं कि पुरुष ही एज अ शेफ होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं है इस क्षेत्र में, लेकिन क्या है कि हमारा पुरुष प्रधान समाज है, इस वजह से हम पुरुषों का नाम ज़्यादा सुनते हैं। और ऐसा सिर्फ कुकिंग में नहीं है, हर एक फील्ड में। योग विजय, मुझे 3 पुरुषों के नाम बताइए और 3 महिलाओं के नाम बताइए जो इस विश्वविद्या में पारंगत है, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सर विकास खन्ना, संजीव कपूर, और एक और है। महिलाओं के नाम बता दीजिए। महिलाओं के नाम तो नहीं पता सर। महिलाओं के नाम याद। एक माँ के खाने में और एक धर्मपत्नी के खाने में क्या महसूस करते हैं? दोनों के खाने में भाव क्या है? भाव तो सेम ही रहता है सर। फिर पत्नी का खाना पसंद नहीं आता हम लोगों को? सर मुझे तो दोनों का खाना पसंद है। दोनों खाना पसंद है आपको, ठीक है। ई औषधालय क्या है? ई औषधालय, ई टेलीमेडिसिन। आयुष मंत्रालय के तहत हमने लॉन्च किया ई औषधालय। औषधालय क्या है ये? सॉरी सर, इसका नॉलेज नहीं। रणनीति 75 क्या है? पार्डन सर? रणनीति 75 @75। @75 ये सर जो स्वाधीनता संग्राम के जो 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। यादव जी, ये आप देखते हैं कि नायब तहसीलदार और एसडीएम्स के काफ़ी फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। जब तक वो किसी एक क्षेत्र को अच्छे से समझ पाते हैं तो वे पाते हैं कि कुछ ही समय बाद ही उनका ट्रांसफ़र वहाँ से हो जाता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी नीति आनी चाहिए जिसमें सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक निश्चित समय अवधि पूर्ण करने के बाद ही किसी का ट्रांसफ़र किया जाए? आपके क्या विचार हैं इसमें? आपका भी ट्रांसफ़र हुआ होगा। जी सर, बिल्कुल हुआ। कितनी बार ट्रांसफ़र हो चुका है आपका? सर सर्वप्रथम जब मैं नरसिंहपुर में ज्वाइन किया था, 7 दिन बाद मेरी पोस्टिंग करेली में हुई थी। उसी के अगले दिन मेरी पोस्टिंग गोटेगांव में कर दी गई थी। उसके 1.5 साल बाद मेरा ट्रांसफ़र नरसिंहपुर किया गया है। अभी वर्तमान में मैं नरसिंहपुर तहसील में पदस्थ हूँ। 3 से 4 बार ट्रांसफ़र हो चुका है मेरा। लेकिन क्या है कि जैसी जैसी प्रशासनिक ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से ट्रांसफ़र होते हैं। और ज़िले को चलाने का अधिकार कलेक्टर को है। कलेक्टर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जहाँ उसे ज़रूरत लगती है वहाँ नायब तहसीलदारों के ट्रांसफ़र करता है। तो एक जिले का कलेक्टर साहब का विवेकाधिकार तो है कि उनको समझ में आता है कि किसी व्यक्ति की इस क्षेत्र में ज़्यादा ज़रूरत है या जो मानव संसाधन है वहाँ पर कम है। लेकिन एक बात ये भी तो ज़रूरी है कि जब कोई अधिकारी किसी क्षेत्र में पदस्थापित होता है तो उसको उस क्षेत्र को समझने में ही काफ़ी समय लग जाता है। तो क्या ऐसी नीति नहीं आनी चाहिए सरकार की तरफ से कि एक जो है स्थानांतरण नीति है ना सर? हाँ, स्थानांतरण नीति। वो तो है भी सर, बताएंगे बालक इस विषय में। स्थानांतरण नीति तो ऑलरेडी है। तो उसमें क्या प्रमुख बिंदु हैं? जो मेरा सवाल है उसमें आप क्या पाते हैं? वैसे तो स्थानांतरण नीति के हिसाब से ये है कि कोई भी अधिकारी 3 वर्ष से ज़्यादा एक ही ज़िले में नहीं रह सकता है। और इसके अलावा कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर बीच में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। स्थानीय परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिसकी वजह से ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो आपका जब पिछली बार ट्रांसफ़र हुआ था तो आपके मन में ये गुस्सा नहीं आया कि अचानक से मेरा ट्रांसफ़र जो है गोटेगांव से नरसिंहपुर कर दिया, फिर नरसिंहपुर से कहीं और कर दिया? एक्चुअली सर मेरा ट्रांसफ़र गोटेगांव से नरसिंहपुर किया गया था। उस टाइम पर सेकंड वेव बहुत ज़्यादा हावी थी और नरसिंहपुर में उस वक्त ज़रूरत थी क्योंकि कोई भी मतलब सिर्फ एक ही नायब तहसीलदार था वहाँ पर। तो तहसीलदार के एज ए हैंड एक और व्यक्ति की ज़रूरत थी, इसलिए मेरा ट्रांसफ़र किया गया। तो ये जस्टिफाइड।
अच्छा, जैसे कई जगहों पे हम देखते हैं कि नायब तहसीलदार को तहसीलदार का चार्ज दे दिया जाता है, और कई इंसिडेंसेस में तो ऐसा पाया जाता है कि परीक्षा अवधि पूर्ण भी नहीं हुई है और वो जस्ट अपना डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करके आया है, और कुछ क्रिटिकल प्लेसेस जैसे आपके क्षेत्र का गाडरवारा है, तो गाडरवारा का तहसीलदार का चार्ज एक नायब तहसीलदार को दे दिया जाना, क्या ये उचित है? सर ये तो कलेक्टर के स्वविवेक पर निर्भर करता है। तो क्या कलेक्टर का विवेक इसमें उसे- खराब चल रहा है क्या? सही बात है, सही। कोई नया नायब तहसीलदार आया है, ज्यादा ट्रेनिंग में उसने सीखा उन्हें नहीं। बिल्कुल, किसे चार्ज देना है ये तो कलेक्टर ही डिसाइड करते हैं। नहीं, मैं कलेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें आपका क्या सोचना है? मेरा ये सोचना ये है कि अगर मुझे चार्ज देने की बात आती, जबकि मैं कम एक्सपीरियंस हूँ, तो मैं एक बार विनती करता कलेक्टर साहब से कि सर मुझे अभी उतना फील्ड एक्सपीरियंस नहीं है, अभी मुझे थोड़ा परिपक्व होने में थोड़ा समय लगेगा। तो मैं अपनी तरफ से तो प्रयास करता कि किसी अन्य व्यक्ति को जो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड है फील्ड में उसे चार्ज दिया जाता। अच्छा, ये वाजिब अल अर्ज क्या होता है? वाजिब उल अर्ज मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में धारा 234 के अंतर्गत वाजिब उल अर्ज का हर एक ग्राम के लिए जो निस्तार की जो भूमि होती है जिसका उपयोग हर व्यक्ति कर सकता है, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। पुराने ज़माने में मालगुजार करते थे, आज के समय में एसडीएम करते हैं वाजिब उल अर्ज की प्रिपरेशन। इसके अंतर्गत उस भूमि को रखा जाता है जिसमें कि जो भूमि हर एक व्यक्ति के द्वारा उपयोग की जा सके। नायब तहसीलदार के रूप में आपने किन किन प्रमुख चुनौतियों का सामना किया? प्रमुख चुनौतियां। पिछले 2.5 वर्ष में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती तो कोविड ही आई है। कोविड में तो सभी ने लगभग, जो भी राज्य सरकार के अधीन कर्मचारी अधिकारी रहे, लगभग उसके अलावा हमारा एक खुद का प्रोजेक्ट रहा है स्वामित्व योजना, जिसके अंतर्गत हर एक ग्राम में, आबादी में हमने स्वामित्व अधिकार अभिलेख प्रोवाइड किए हैं। उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि हमें 6 अक्टूबर के पहले 100 गांव तैयार करके देने थे, और हमने लगभग 99 गांव तैयार करके हम लोगों ने शासन को प्रोवाइड किए थे। मतलब 99 गाँव में हमने अधिकार अभिलेख बांटा था। ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, कभी ऐप काम नहीं करती है, कभी नक्शा तैयार होकर नहीं आ पाता। इन चुनौतियों का सामना करते हुए हमने सीएम हेल्पलाइन को आप कैसे देखते हैं? यह एक बहुत अच्छा माध्यम है, ई गवर्नेंस का एक पार्ट है। लोगों को सारे अधिकारी कर्मचारी लोग तो परेशान हैं इसमें, सब एक दूसरे से शिकायत करते हैं। कार्य प्रभावित होता है, मुझे तो लगता है सर इससे अन्य कार्य, और फर्जी शिकायतें ज्यादा होती हैं इसमें। फर्जी शिकायतें होती हैं, लेकिन पूरी शिकायतें फर्जी नहीं होती हैं। बहुत कम शिकायतें ऐसी होती हैं जो फर्जी होती हैं, लेकिन इससे लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, और मैं इसे पूरे तरीके से सही मानता हूँ। इसे और बल्कि और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए। हम अभी जैसे खसरा और खतौनी और नक्शा ये भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं 181 के माध्यम से। हम चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि इसमें और भी अन्य सेवाएं इंक्लूड की जाएं। अब जैसे अभी नरसिंहपुर में आप पोस्टेड हैं, इसके पहले भी आपने पढ़ाई भी की, तो आपने करप्शन के बारे में पढ़ा होगा, प्लस आप फील्ड में भी आए, तो आप किस रूप में देख रहे हैं कि जो पढ़ते थे या जो फील्ड में देख रहे हैं, तो क्या आप देखते हैं करप्शन है आपके डिपार्टमेंट में? करप्शन सर मेरे डिपार्टमेंट में नहीं सर, हर एक विभाग में है। चूँकि हम पब्लिक से डायरेक्टली डील करते हैं, तो इसलिए हम राजस्व विभाग का करप्शन उभर कर सामने आता है। और आज ही दैनिक भास्कर में न्यूज़ आई थी कि जो लोकायुक्त की जो सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसमें वो सबसे ज़्यादा राजस्व विभाग पर ही हुई हैं। सेकंड पर पंचायत, ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग है, और तीसरे पर नगर पालिका। इसमें आप तीनों देख सकते हैं, तीनों डायरेक्टली पब्लिक से इन्वॉल्व करते हैं। चौथा है पुलिस डिपार्टमेंट। हमारा मैं बच्चों को रोकना चाहूंगा सर यहाँ पर, तो आप ऐसे सिस्टम का हिस्सा क्यों बना रहना चाहते हैं जो ऑलरेडी भ्रष्टाचार से संलिप्त है? सर हर एक कर्मचारी, हर एक व्यक्ति भ्रष्टाचारी नहीं है सर। मुझे लगता है कि सिस्टम भ्रष्ट नहीं है, उसमें लोग भ्रष्ट हैं। समझ रहे हैं इस बात को? जी ठीक है जी। ठीक। तो करप्शन क्या समझते हैं, करप्शन क्या है? कभी आप इसका पार्ट बने हैं क्या? सर मैं तो पूरा प्रयास करता हूँ मैं इसमें ना इन्वॉल्व हूँ। कभी आप हिस्सा बने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका पार्ट बने? सर करप्शन के कई तरीके होते हैं, ये सिर्फ मॉनेटरी नहीं होता है। इवन अगर हम बाय बुक डेफिनेशन जाएं, इवन इसके बारे में सोचना भी करप्शन है। बहुत बढ़िया। कोई सेवाएं भी आपने किसी प्राइवेट से सेवाएं, कभी गाड़ी की, कभी कोई है ऐसा? नो सर, मैं टोटली अवॉइड करता हूँ। कोविड में तो मुझे लगता है कि देश के अंदर जितने भी ऑफिसर सबने करप्शन किया था, देखा जाए। सर कोविड के समय में मैं पूरे
तरीके से अपने ही क्षेत्र में था 3 महीने के जैसे लिए। किसी की गाड़ी की हेल्प ले रहे हैं, किसी से अनाज ले रहे हैं, किसी से खाने की व्यवस्था ले रहे हैं, कोई व्यक्ति है ये आपको, पूरा सरकारी सिस्टम से चला। कोई व्यक्ति है आपको 5,000 रुपये का एक उपहार देता है और एक व्यक्ति 300 रुपये का उपहार देता है पारितोषिक के रूप में। उपहार एक पारितोषिक के रूप में दे रहा है, बाहर का व्यक्ति कोविड से संक्रमित व्यक्ति था, आपके कामों से प्रभावित होकर 5,000 रुपये का आपका पुरस्कार दे दिया और आपने उसे ग्रहण कर लिया। क्या ये भ्रष्टाचार है? सर जब पुरस्कार मिलेगा तो ये भ्रष्टाचार नहीं है। किस किसी धारा में? संस्था के द्वारा या किसी लीगल संस्था के द्वारा अगर किसी तरीके से ये इनाम दिया जाता है तो इसे भ्रष्टाचार नहीं कहा जाएगा। आचरण संहिता में कहीं उल्लेख है पुरस्कारों के विषय में कि इतनी राशि का उल्लेख आप नहीं कर सकते? जी सर। कहाँ पर उल्लेख है? सर अपना जो एंटी करप्शन लॉ है इसमें दिया हुआ है। सिविल संहिता में कहीं उल्लेख है इसका? सॉरी सर पता कोई बात नहीं सर। सिविल सर्विसेज क्वालिटीज क्या होती है? पार्डन सर। सिविल सर्विसेज क्वालिटीज एथिक्स में आपने पढ़ा होगा। सिविल सर्विसेज की कई क्वालिटी हैं। सबसे ज़्यादा मैं जो मानता हूँ कॉन्शियंस, अंतरात्मा। आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपने इन 2.5 साल के अपने करियर में पहचानी? मैं लोगों की समस्याएं दूर करने का अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ। इवन आगे बढ़कर जब हमारे पटवारी भी हार मान लेते हैं तो भी उसको उसके बाद एक शब्द में कुछ बोले, मतलब मैं लोगों की आगे बढ़कर बहुत, तो उसका कोई एक शब्द? एम्पैथी। एम्पैथी। और बताइए। लास्ट क्वेश्चन ये मुझे जी सर। कि मान लीजिए कि आपको इस पोस्ट में चुना जाता है, एसडीएम के रूप में या डिप्टी कलेक्टर के रूप में चुना जाता है, और आप सिस्टम के काफ़ी सिस्टम से परिचित भी हो चुके हैं कि सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, और उसके लूप लाइन्स और जो पॉजिटिविटी है वो भी आप अच्छे से जानते हैं। तो आप अभी तक इस सिस्टम पर ऐसी क्या क्या चीज़ें देखी हैं जिसको आप एक सुधार के रूप में देखना चाहते हैं कि अगर मैं इस पद में आता हूँ तो इन चीज़ों का सुधार करूँगा तो हमारी जो गुड गवर्नेंस है, हमारी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। तो क्या आपने इतने समय में 2-2.5 साल के समय में क्या स्टडी की कि सिस्टम पे ये काम करने, इस तरह से काम करने से एक परिवर्तन आएगा और पब्लिक को हम सेवा दे पाएंगे? सर जो मैंने रेवेन्यू में महसूस किया है, रिकॉर्ड दुरुस्ती के केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग हैं। ये 2018 में अमेंडमेंट के बाद ये शक्तियाँ एसडीएम को दी गई हैं, जिसकी वजह से पेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं वर्तमान में भी पूरा प्रयास करता हूं कि जो भी रिकॉर्ड दुरुस्ती के केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी जांच करके एसडीएम सर के यहाँ भिजवा सकूं ताकि उनमें जल्दी से जल्दी आदेश हो सके और रिकॉर्ड दुरुस्त किया जा सके। इसको मैं अपना एक फोकस पॉइंट मानूंगा जब भी मैं एसडीएम बनूंगा। चलिए सर, अंतिम प्रश्न अगर आपकी अनुमति हो तो बच्चे से जाते जाते हमारे बोर्ड की तरफ से अंतिम प्रश्न है आपको। जी सर। हमारा जो धर्म है हमारे बर्तनों में और पाकशाला में है, इस बात को मानते हैं? भारतीय धर्म हमारी पाकशाला में, हमारे किचन पे और हमारे बर्तनों में है, खाना बनाने वाले बर्तनों में। किसी ने कहा है, इस बात को चरितार्थ करते हैं, इस बात को महसूस करते हैं, ऐसा है? सॉरी सर। ठीक, थैंक यू सर। शुभकामनाएं पूरी हमारी तरफ से आपको।